हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो नेचर है, जो इसका व्यवहार है, वो बहुत हद तक वेक्टर से मिलता जुलता है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, वो सारा फॉर्मूला हम लोग वेक्टर के कॉन्सेप्ट से ही डिराइव करेंगे। इसके अलावा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो टॉपिक है, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जी मेंस, जी एडवांस और एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या यूं कहें कि बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग दो चीज का अध्ययन करेंगे, एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, दूसरा समतल प्लेन। तो पहले हम लोग सरल रेखा को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग समतल को पढ़ेंगे, प्लेन को। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पहले सरल रेखा के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद जब सरल रेखा टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा तब हम लोग प्लेन के कॉन्सेप्ट में आएंगे। तो आप ये बताइए कि जो सरल रेखा है, वो सरल रेखा क्या होता है, जैसे, और ये वेक्टर से कैसे जुड़ा हुआ है, इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। वेक्टर क्या होता था? वेक्टर एक रेखाखंड होता था, जिस रेखाखंड का कुछ डायरेक्शन होता था। मान लेते हैं कि एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड का कुछ लंबाई है, मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर हो गया। अब आप ये बताइए कि अगर ये एरो को हम लोग हटा दें और ये अगर एक जो ये रेखाखंड जो था वो अब अनंत की ओर अगर इधर चला जाए और अनंत की ओर अगर पीछे की ओर चला जाए, तो अब ये जो रेखाखंड है वो रेखाखंड अब रेखाखंड नहीं रहेगा, अब ये एक सरल रेखा हो जाएगा। तो रेखा वेक्टर में हम लोग रेखाखंड का के बारे में अध्ययन करते थे और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग सरल रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का पहला जो पॉइंट स्टार्ट होता है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, वो यही है कि किसी भी सरल रेखा का डायरेक्शन कोसाइन, जो दिक् कोज्या होता है, वो क्या होता है। तो आइए पहले हम लोग वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पहले जानते हैं। हम लोगों ने वेक्टर टॉपिक पढ़ लिया है और इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता था। तो अगर कोई वेक्टर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। अब आप ये बताइए कि अगर ये वेक्टर एक्स अक्ष के साथ, मान लेते हैं कि एक्स अक्ष है, इसके साथ अगर ये अल्फा कोण बनाता है ये वेक्टर, और इस एरो को अगर हम हटा दें और ये एक सरल रेखा बन जाए, यही वेक्टर एक सरल रेखा बन जाए, तो ये सरल रेखा भी तो एक्स अक्ष के साथ वही कोण बनाएगा, अल्फा ही कोण बनाएगा, और वाई अक्ष के साथ भी ये सरल रेखा वही कोण बनाएगा, बीटा, जो ये वेक्टर बना रहा था। सिर्फ अंतर सिर्फ इतना ही है कि वेक्टर में एक रेखाखंड होता था और सरल रेखा में वही रेखाखंड अनंत की ओर, आगे की ओर जाएगा और पीछे की ओर जाएगा, तो वही वेक्टर जो है वो सरल रेखा में बदल जाता है। तो वेक्टर का जो नेचर है, वेक्टर का जो व्यवहार है, वो सरल रेखा के व्यवहार से मिलता जुलता है। तो सरल रेखा का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, जो सरल रेखा का दिक् कोज्या होगा, उसका परिभाषा भी यही होगा। क्या परिभाषा होगा? तो अगर कोई सरल रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को उस सरल रेखा का दिक् कोज्या कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लोग हेडिंग देंगे सरल रेखा की दिक् कोज्याएं। तो वेक्टर का जो दिक् कोज्या का परिभाषा होता है वही सरल रेखा का भी हो जाएगा। यदि एक सरल रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाता है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को उस सरल रेखा की दिक् कोज्याएं कहा जाता है। ये हम लोग वेक्टर में भी यही हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे। अंतर सिर्फ इतना ही था कि वेक्टर में एक रेखाखंड होता था
और सरल रेखा में एक रेखा हो जाएगा। दिक को ज्याओं को LMN से सूचित किया जाता है। ये हम लोग वेक्टर में भी पढ़े थे कि डायरेक्शन कोसाइन को L, M और N से सूचित करते हैं। तो L बराबर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, M बराबर क्या होगा कॉस बीटा और N बराबर क्या होगा कॉस गामा। तो L, M और N में एक संबंध भी हम लोग डिराइव किए थे और वो संबंध हमारा क्या था L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ सरल रेखा के केस में भी यही संबंध होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये फॉर्मूला जो है ये जो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला आगे सवाल बनाने में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, तो इसको पहले नोट करिए। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। सरल रेखा का डायरेक्शन कोसाइन तो हम लोग समझ गए, दिक् को ज्या। अब हम लोग देखते हैं कि किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी सरल रेखा का डायरेक्शन कोसाइन L, M और N है। डायरेक्शन कोसाइन को L, M और N से डिनोट करते हैं। तो DC है, डायरेक्शन कोसाइन है L, M और N, और लेमडा जो है वो कोई अदिश राशि है, कोई स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर L में हम लोग लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया लेमडा L, और M में भी हम लोग लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें लेमडा M, और N में भी हम लोग लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें लेमडा N। तो ये जो नया संख्या बना लेमडा L, लेमडा M और लेमडा N, तो यही संख्या कहलाता है किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात। मतलब अगर किसी सरल रेखा का डायरेक्शन कोसाइन हम लोगों को पता है तो उसमें किसी भी अदिश राशि से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो नया राशि बनेगा, जो नया संख्या बनेगा, वो कहलाएगा उस सरल रेखा का दिक् अनुपात। तो इसको हम लोग जरा नोट कर लेते हैं। यदि किसी सरल रेखा की दिक् को ज्याएं LMN है तथा लेमडा एक अदिश राशि है, तो लेमडा L, लेमडा M, लेमडा N उस सरल रेखा का दिक् अनुपात कहलाता है। सरल रेखा के दिक् अनुपात को हम लोग ABC से, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। दिक् अनुपात को ABC से सूचित किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि A इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा L, B इज इक्वल टू लेमडा M और C इज इक्वल टू लेमडा N। तो अगर मान लेते हैं कि किसी भी सरल रेखा का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है L, M और N, और उसमें हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ लेमडा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेमडा का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो लेमडा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इसमें एक कंडीशन हम लोग लिख देते हैं जहाँ लेमडा नॉट इक्वल टू 0, लेमडा एक अशून्य अदिश राशि है। तो अब आप ये बताइए कि डायरेक्शन रेशियो से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कैसे लाएंगे, ये जरा हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो लाने का तो तरीका है कि डायरेक्शन कोसाइन में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। देखिए यहाँ डायरेक्शन कोसाइन में लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन रेशियो हो गया। कोई बोलेगा नहीं लेमडा से नहीं, हम के से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं है, के से मल्टीप्लाई करिए। कोई म्यू से मल्टीप्लाई करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
तो डायरेक्शन कोसाइन में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, दिक् अनुपात दिया हुआ है, तो वहां से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कैसे लाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ कि हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब आप ये बताइए कि यहां से एल इज इक्वल टू क्या होगा, एल इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाई लेमडा। तो ये जो एल स्क्वायर है इसके जगह पर हो जाएगा ए बाई लेमडा का स्क्वायर प्लस ये जो एम स्क्वायर है, तो यहां पर एम का वैल्यू क्या होगा, बी बाई लेमडा। तो ये हो जाएगा बी बाई लेमडा का स्क्वायर प्लस यहाँ एन के जगह पर क्या होगा, सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग यहां से ए स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो यहां से और आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, 1 बाई लेमडा स्क्वायर यहाँ भी है, 1 बाई लेमडा स्क्वायर यहाँ भी और 1 बाई लेमडा स्क्वायर यहाँ भी है। तो 1 बाई लेमडा स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर उधर जाएगा, लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस और माइनस हम लोग दोनों दे सकते हैं, तो हम लोग सिर्फ प्लस ही लेके चल रहे हैं। लेमडा इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लेमडा का वैल्यू निकल गया। अब आइए, आपका कंडीशन क्या था, आपका ए का वैल्यू क्या था, तो ए इज इक्वल टू था लेमडा एल। तो हम लोगों को एल का वैल्यू निकालना है, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाई लेमडा, ये लेमडा इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई लेमडा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी इज इक्वल टू क्या था, लेमडा एम, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बाई लेमडा, बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी इज इक्वल टू क्या था, लेमडा एन, तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा सी बाई लेमडा, सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से किसका वैल्यू निकल गया, एल का, एम का और एन का। तो एल बराबर क्या हुआ, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम बराबर क्या हो गया, बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इज इक्वल टू क्या हुआ, सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये एल, एम और एन क्या निकला, ये निकला किसी भी सरल रेखा का डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोज्या। तो डायरेक्शन रेशियो से एबीसी क्या था, एबीसी था दिक् अनुपात। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अतः यदि किसी सरल रेखा का dr ABC है, dr मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो, तो उसका DC डायरेक्शन कोसाइन बराबर क्या होता है, a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो अगर किसी भी सरल रेखा का dr दिया हुआ है ABC, तो उसका DC होता है a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, b बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और c बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। आगे सवाल बनाने के क्रम में अगर किसी सरल रेखा का dr दिया हुआ है
तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, उसका डीसी इस फॉर्मूले से निकल जाता है। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का दिक् अनुपात अब हम लोग निकालने जा रहे हैं। एक ऐसा सरल रेखा का डायरेक्शन रेशियो निकालने जा रहे हैं, दिक् अनुपात, जो दो बिंदु से गुजरती है। तो उस रेखा का दिक् अनुपात निकालें जो बिंदुओं x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से गुजरती है। मतलब एक सरल रेखा है जो दो बिंदु से गुजरती है। A का नियामक है x1 y1 z1 और B का नियामक है x2 y2 z2, और A और B से गुजरने वाली एक सरल रेखा है, और उस सरल रेखा का हम लोगों को क्या निकालना है, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। क्योंकि अगर दिक् अनुपात निकल जाएगा तो वहां से डायरेक्शन कोसाइन भी निकल जाएगा, दिक् कोज्या भी निकल जाएगा। क्योंकि दिक् अनुपात से दिक् कोज्या निकालने का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को भी हम लोगों ने डेराइव कर लिया। तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि दो बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है इसका दिक् अनुपात कैसे निकलेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि A और B जो बिंदु है तो इसको B के तरफ एक एरो ऐसे कर देते हैं। तो अब जो ये AB हो गया वो एक वेक्टर हो गया। पहले एक सरल रेखा था, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको इसमें एक एरो का निशान लगा दिए और इसका लंबाई फिक्स हो गया A और B का, तो अब जो AB है वो वेक्टर AB हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग वेक्टर AB बराबर कैसे निकालेंगे, तो याद करिए आप वेक्टर का जो थ्योरी था, वेक्टर AB बराबर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। देखिए जो भी यहाँ डेरिवेशन हो रहा है वो सब वेक्टर के कॉन्सेप्ट से हो रहा है। अगर कोई स्टूडेंट वेक्टर के कॉन्सेप्ट को नहीं जानता है तो वो इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। अब बताइए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या है। तो अगर B का नियामक है x2 y2 z2, तो B का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, x2i प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये x2 i है और यहाँ माइनस x1 i है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 i प्लस ये y2 j है और यहाँ माइनस y1 j है, तो y2 माइनस y1 j प्लस ये z2 k है और माइनस z1 k है, तो z2 माइनस z1 k। तो अब ये जो वेक्टर आपका है वो किस रूप में आ गया, ये आ गया xi प्लस yj प्लस zk। और अब आप याद करिए वेक्टर का जो थ्योरी था कि अगर कोई वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk के रूप में होता था तो उसका डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात क्या होता था, x y z। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, r बराबर xi प्लस yj प्लस zk का dr, दिक् अनुपात क्या होता था, x y z होता है। अब आप ये बताइए कि ये r जो है वो xi प्लस yj प्लस zk के रूप में है, तो इसका dr क्या होता है, x y z। यहाँ पर जो वेक्टर AB है वो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k के बराबर है। तो इसको कंपेयर करिए, इस वेक्टर को उसके साथ कंपेयर करिए। तो बताइए कि यहाँ x का काम कौन कर रहा है, x2 माइनस x1, y का काम कौन कर रहा है, y2 माइनस y1, और z का काम कौन कर रहा है, z2 माइनस z1। तो उस हिसाब से वेक्टर AB का dr कौन होगा, वेक्टर AB का dr बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा z2 माइनस z1। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया। आगे जो सवाल बनाने के क्रम में अगर दो बिंदु दिया हुआ रहेगा और इस सरल रेखा का दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का dr निकालना रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो जो भी कॉन्सेप्ट सरल रेखा का डेराइव हो रहा है वो कहाँ से डेराइव हो रहा है, वो वेक्टर के कॉन्सेप्ट से डेराइव हो रहा है। इसको नोट करिए। अर्थात A और B से गुजरने वाली जो रेखा है, बिंदु A का नियामक दिया हुआ और B का नियामक दिया हुआ है, तो A और B से जो गुजरने वाली रेखा है AB, उस AB का dr
तो आप डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1। इसको हम लोग dr को a से डिनोट करते हैं, तो a बराबर x2 माइनस x1, b से डिनोट करते हैं b बराबर y2 माइनस y1, और c से डिनोट करते हैं c बराबर z2 माइनस z1 होता है। तो अगर दो बिंदु दिया हुआ रहेगा तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का अगर dr पूछेगा तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, और x2 माइनस x1 को किससे डिनोट करते हैं, a से, y2 माइनस y1 को b से, और z2 माइनस z1 को c से। अब आप ये बताइए कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि AB का DC निकालिए, तो DC निकालिए तो पहले तो हम लोग DR निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और जब DR निकल गया ABC तो DR से DC का फॉर्मूला होता है a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और इसमें अब a के जगह पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, b के जगह पर y2 माइनस y1, और c के जगह पर z2 माइनस z1। तो इससे हमारा dr भी निकल गया और dc भी निकल गया, इसको नोट करिए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कि दो सरल रेखाओं के समांतर होने की शर्त निकालें। दो सरल रेखा जो है वो समांतर है, तो क्या शर्त होगा ताकि दोनों सरल रेखा समांतर होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसे VVI लिख दिया है। ये आगे जो पूरा सरल रेखा और पूरा समतल, स्ट्रेट लाइन और प्लेन, दोनों का जो ज्यादातर सवाल जो बनेगा, मैक्सिमम सवाल, वो इसी दो कंडीशन पे बनता है। एक, दो सरल रेखाओं के समांतर होने की शर्त, और दूसरा, दो सरल रेखाओं के लंबवत होने की शर्त। तो बारी बारी से हम लोग दोनों शर्त को डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग दो सरल रेखाओं के समांतर होने की शर्त को डिस्कस करते हैं। तो यदि L1 तथा L2 दो समांतर रेखाएं हैं जिनकी dr क्रमशः A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 है। दो सरल रेखा है L1 और L2, और ये दोनों सरल रेखाएं आपस में समांतर हैं, और L1 का dr कितना है, A1 B1 C1, और L2 का dr कितना है, A2 B2 C2। तो अब हम लोग शर्त निकालने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि दो सरल रेखा है L1 और ये है L2। इसका dr कितना है, इसका dr है A1 B1 C1, और इसका dr कितना है, A2 B2 C2। चलिए अब हम लोग इसका कंडीशन निकालने जा रहे हैं। तो ये जो आपका सरल रेखा L1 है, अगर इस सरल रेखा के संगत एक सदिश मान लिया जाए, एरो लगा दें और इसके लेंथ को अगर हम लोग फिक्स कर दें तो एक वेक्टर बन जाएगा, और ये जो दूसरा सरल रेखा है L2, इसके संगत भी एक वेक्टर होगा। तो अब आप ये बताइए कि अगर कोई वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk के रूप में है तो उसका dr कितना होता है, xyz। अब उल्टा चलिए, अगर किसी वेक्टर का dr xyz है तो वो वेक्टर क्या होगा, तो वो हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। एक बार फिर से समझिए इसको। अगर किसी वेक्टर का, अगर कोई वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk के रूप में है तो इसको बेहतर होगा कि मैं लिख दूं r बराबर xi प्लस yj प्लस zk का dr कितना होता है, xyz होता है। तो यहाँ वेक्टर r जो है वो xi प्लस yj प्लस zk के रूप में है, तो इसका dr कितना होता है, xyz। अब उल्टा चलिए, अगर किसी वेक्टर का dr xyz होगा तो वो वेक्टर क्या होगा, तो वेक्टर हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। इसी का उल्टा, अगर dr xyz है तो वेक्टर होगा xi प्लस yj प्लस zk। तो इसी हिसाब से बताइए कि इस सरल रेखा के संगत अगर एक वेक्टर माना जाए तो इस सरल रेखा का dr है A1 B1 C1, मतलब इस वेक्टर का dr है A1 B1 C1। तो ये वेक्टर क्या होगा, तो ये वेक्टर हो जाएगा, इस वेक्टर को अगर हम लोग R1 नाम देते हैं और इस वेक्टर को अगर हम लोग R2 नाम देते हैं, तो वेक्टर R1 का dr कितना है, A1 B1 C1। तो वेक्टर R1 बराबर क्या होगा, A1i प्लस B1j प्लस C1k।
वेक्टर R2 का dr कितना है, A2 B2 C2, तो वेक्टर R2 बराबर क्या होगा, A2I प्लस B2J प्लस C2K, इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो इस हिसाब से वेक्टर R1 इज इक्वल टू होगा, क्या हो जाएगा, A1I प्लस B1J प्लस C1K। वेक्टर R2 बराबर हो जाएगा A2I प्लस B2J प्लस C2K। मतलब इस सरल रेखा को हम लोग कन्वर्ट कर दिए वेक्टर में। अब आप ये बताइए कि जब दो वेक्टर समांतर होता है तो उसका शर्त क्या होता है, दो वेक्टर के समांतर होने का क्या शर्त होता है, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल, एक वेक्टर दूसरे का अदिश गुणन होता है। तो यहाँ R1 और R2 जो है वो समांतर है, इसका मतलब कि वेक्टर R1 बराबर लेमडा इंटू वेक्टर R2 होगा, एक सदिश दूसरे का अदिश गुणन। तो इसी से हम लोग इसका कंडीशन निकालेंगे। तो R1 का वैल्यू दीजिए A1I प्लस B1J प्लस C1K इज इक्वल टू लेमडा इंटू R2 हो जाएगा A2I प्लस B2J प्लस C2K। ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि I का कोफिशिएंट यहाँ से और I का कोफिशिएंट यहाँ से दोनों इक्वल होगा, J का कोफिशिएंट यहाँ से, J का कोफिशिएंट यहाँ से, ये भी इक्वल होगा, K का कोफिशिएंट यहाँ से और K का कोफिशिएंट यहाँ से, ये भी इक्वल होगा, तीनों का कोफिशिएंट इक्वल होगा। तो जब हम लोग तीनों के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगा। देखिए वो कंडीशन क्या होता है, I का कोफिशिएंट कितना है, A1, तो A1 इज इक्वल टू, यहाँ I का कोफिशिएंट कितना है, लेमडा A2। देखिए लेमडा को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेमडा A2 हो जाएगा। तो I का कोफिशिएंट यहाँ A1 है और I का कोफिशिएंट यहाँ लेमडा A2 है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो A1 बराबर हो जाएगा लेमडा A2, तो यहाँ से A1 बाई A2 बराबर लेमडा हो जाएगा। देखिए A1 बाई A2 इज इक्वल टू लेमडा। अब J का कोफिशिएंट कितना है, B1, और यहाँ से J का कोफिशिएंट कितना है, लेमडा B2, तो लेमडा B2, यहाँ से B2 को नीचे लाइए तो B1 बाई B2 इज इक्वल टू लेमडा। K का कोफिशिएंट है C1 और यहाँ से K का कोफिशिएंट है लेमडा C2, तो यहाँ से C1 बाई C2 इज इक्वल टू लेमडा। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ से तीनों लेमडा RHS का तीनों लेमडा इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो कंडीशन क्या बना कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। इसको नोट करिए। तो यहाँ से हम लोग ये कंडीशन देखते हैं कि जब दो सरल रेखा आपस में समांतर होता है तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 होता है। अर्थात कंडीशन बना A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। मतलब अगर दोनों के डायरेक्शन रेशियो, दोनों के दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियो का अनुपात, जैसे A1 B1 C1 क्या है, ये L1 का डायरेक्शन रेशियो है, दिक अनुपात, और A2 B2 C2 क्या है, ये L2 का दिक अनुपात है। तो दोनों रेखाओं के दिक अनुपात का अनुपात A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 अगर हो जाएगा तो दोनों रेखा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अर्थात यदि L1 तथा L2 समांतर होंगे तो कंडीशन क्या होगा, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग दो सरल रेखाओं के लंबवत होने की शर्त हम लोग डेराइव करने जा रहे हैं कि दो सरल रेखा जो है वो लंबवत कब होगा। दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त, तो ये जरा देखते हैं कि ये शर्त हम लोग कैसे डेराइव करेंगे। तो यदि L1 तथा L2
दो लंबवत रेखाएं हैं जिनका dr क्रमशः a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 है। दो रेखा है, एक रेखा है L1 और दूसरा रेखा है L2। तो L1 का dr कितना है a1 b1 c1 और L2 का dr कितना है a2 b2 c2 और दोनों रेखा आपस में लंबवत है। तो मान लेते हैं ये हो गया L1 और इसका dr कितना है a1 b1 c1 और एक दूसरा रेखा है L2, इसका dr कितना है a2 b2 c2। अब हम लोग कंडीशन निकालने जा रहे हैं कि दोनों रेखा में दोनों के dr में क्या कंडीशन होगा। तो L1 के संगत एक सदिश निकालिए R1 और L2 के संगत एक सदिश निकालिए R2। L1 जो है एक सरल रेखा है, इसमें एरो लगा दिए तो ये वेक्टर हो गया। तो इस वेक्टर के संगत जो सरल रेखा के संगत जो सदिश होगा R1, वो R1 बराबर क्या होगा। तो इसका R1 का dr कितना है a1 b1 c1। तो R1 सदिश कितना होगा a1i प्लस b1j प्लस c1k और R2 बराबर क्या होगा R2। तो R2 का dr कितना है a2 b2 c2। तो R2 हो जाएगा a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब बताइए कि जब दो वेक्टर अगर आपस में लंबवत होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है अगर a और b दोनों आपस में लंबवत है तो a डॉट b बराबर क्या होगा 0। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, इसको नोट करिए। तो अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि यहाँ R1 और R2 जो है वो आपस में लंबवत है और जब दो सदिश लंबवत होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। मतलब R1 डॉट R2 इज इक्वल टू 0। तो R1 को पहले लिखिए a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट R2 है a2i प्लस b2j प्लस c2k इज इक्वल टू 0। अब जब यहाँ डॉट प्रोडक्ट इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो i का कोफिशिएंट और i का कोफिशिएंट दोनों जगह से मल्टीप्लाई होगा। तो a1 मल्टीप्लाई होगा a2 से a1 a2 प्लस b1 मल्टीप्लाई होगा b2 से j का कोफिशिएंट प्लस c1 मल्टीप्लाई होगा c2 से और इज इक्वल टू 0। और यही जो कंडीशन बन गया ये दो सरल रेखा के लंबवत होने का शर्त है। दो सरल रेखा का dr अगर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। अब हम लोग डायरेक्ट आगे सवाल बनाने के क्रम में इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। इसको नोट कर लेते हैं। अर्थात L1 तथा L2 लंबवत होंगे यदि क्या कंडीशन बना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 हो। तो सवाल बनाने के क्रम में दो ही कॉन्सेप्ट का ज्यादा यूज होता है। एक की दो सरल रेखा समानांतर होगा तब, दूसरा जब दो सरल रेखा लंबवत होगा तब। तो समांतर होने का शर्त भी हम लोग देख लिए a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 और लंबवत होने का शर्त है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। इसको नोट करिए। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी थ्योरी पढ़ा उस थ्योरी का कुछ एग्जांपल अब हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी भी थ्योरी पे सवाल नहीं बनाइएगा, जब तक उस पर प्रॉब्लम नहीं बनाइएगा, तब तक वो थ्योरी आपका क्लियर नहीं होगा। तो जो भी थ्योरी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उस थ्योरी पे कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है, यदि एक रेखा का दिक् अनुपात dr 4 - 2 -4 है तो इसका दिक् कोसाइन या दिक् कोजिया, कोसाइन या कोजिया एक ही बात है, डायरेक्शन कोसाइन निकालें। तो ये दिक् अनुपात दिया हुआ है dr बराबर कितना है 4 - 2 - 4।
तो अब बताइए कि ये क्या है, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो, अनुपात है। तो अगर dr है तो dr में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या किसी भी संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, इसको भी समझ लीजिए। जैसे ये 2/3 क्या है, ये एक अनुपात है, रेशियो है 2/3। अब इसमें हम किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। तो ये जो 4/6 है ये अनुपात, तो जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो जो नया अनुपात बना वो नया अनुपात बदल गया या वही रहा, इस नया अनुपात में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे 2 से काटेंगे तो यही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कोई भी दिक् अनुपात जो होता है उसमें किसी भी संख्या से अगर हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया अनुपात बनेगा वो यही अनुपात रहेगा, बदलेगा नहीं। तो दिक् अनुपात में किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब आप ये बताइए कि इसमें किसी संख्या से डिवाइड करने पे क्या ये किसी भी संख्या से कट रहा है, तो ये 2 से कट रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसका dr कितना होगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 और 2 से डिवाइड करेंगे तो -2। अगर आप नहीं भी डिवाइड करते हैं और यहीं से dr से dc निकालते हैं तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम लोग डायरेक्शन रेशियो में क्या किए, ये 2 से कट जा रहा था इसलिए हम लोग 2 से इसमें डिवाइड कर दिए। अब आप ये बताइए कि हमारा थ्योरी क्या कहता है कि अगर dr जो है वो ABC है तो इसका dc बराबर क्या होता है, a/√a² + b² + c², b/√a² + b² + c², c/√a² + b² + c²। यही ना फॉर्मूला है। अगर dr ABC है तो dc का ये फॉर्मूला होता है। तो उस हिसाब से dc का फॉर्मूला बताइए यहाँ से क्या होगा, a का काम कौन कर रहा है 2, तो क्या होता है a/√a² + b², तो 2/√a² 2 का स्क्वायर 4 प्लस b² -1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया 2/4 + 4 8 + 1 9, √9 का वैल्यू 3, 2/3। और क्या आएगा b/, तो -1/√4 + 1 + 4, ये कितना आ गया -1/3। एक और क्या आएगा c/, तो -2/√4 + 1 + 4, तो ये आ जाएगा -2/3। तो इसलिए इसका dc क्या बना, dc बना 2/3 -1/3 -2/3, यही हमारा आंसर हो गया। तो डायरेक्ट अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, dr दिया हुआ है तो dr से dc निकाल लेंगे। अगर यहाँ हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करते और इसको 4 -2 और -4 ही छोड़ देते और ये फॉर्मूला अगर लगाते तो इतना ही आंसर आता। आप उसको घर पे बना के देख लीजिएगा। आप इसको 4 -2 और -4 ही अगर छोड़ देंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 2/3 ही आएगा, ये -1/3 आएगा और ये -2/3 आएगा। इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन डिवाइड करने से हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको नोट करिए। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कि यदि एक रेखा x y z अक्ष से क्रमशः 90 डिग्री 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाता है तो उसका DC निकालें। तो किसी सरल रेखा का x अक्ष के साथ बनाए गए कोण को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, y अक्ष के साथ बनाए गए कोण को बीटा से और z अक्ष के साथ बनाए गए कोण को गामा से डिनोट करते हैं। तो बताइए कि यहाँ अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, बीटा बराबर 60 डिग्री और गामा बराबर 30 डिग्री। तो इसका DC क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos अल्फा cos बीटा cos गामा। तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा इज इक्वल टू cos अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री। बताइए cos 90 का वैल्यू 0, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2। यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वह है कि दिखाएं कि बिंदु A 2 3 -4, B 1 -2 3 तथा C 3 8 -1 समरेख है। समरेख का मतलब क्या होता है, तो अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों
तो वे संरेख कहलाते हैं। तो ए का नियामक कितना है 2 3 -4, बी का नियामक 1 -2 3 और सी का नियामक है 3 8 -11। हम लोगों को यह साबित करना है कि तीनों बिंदु ए बी और सी वो एक ही रेखा पर स्थित है, संरेख है, और इसको हम लोग 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से प्रूव करना है। वेक्टर के कॉन्सेप्ट से भी इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने वेक्टर वाले एग्जांपल में जो उसका लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ऐसा सवाल देखा था कि कैसे इसको प्रूव करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से इसको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी जो रेखाखंड ए बी है, इस ए बी का हम लोग डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो ए बी का डी आर, तो दो बिंदु जब दिया हुआ है तो दोनों बिंदु से डी आर कैसे निकलता है, इसको अगर x1 y1 z1 माना जाए और इसको अगर x2 y2 z2 माना जाए तो डी आर का फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 1 - 2 x2 - x1, ये हो जाएगा y2 - y1, तो -2 - 3 और अगला हो जाएगा z2 - z1, तो 3 -4, तो 3 -4। तो AB का DR कितना हो जाएगा 1 - 2 मतलब -1, -2 और -3 -5 और 3 और माइनस और माइनस प्लस, तो 3 + 4 7। ये किसका काम करेगा A1 B1 C1 का। अब आइए AB का DR निकालिए, अब BC का DR निकालिए, BC का DR। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, ये x1 y1 z1 होगा और ये x2 y2 z2 होगा। तो क्या होता है x2 - x1, तो 3 - 1 8 और -2 8 -2 और अगला हो जाएगा -11 और -3, मतलब ये आ जाएगा 3 - 1 2 और 8 और माइनस और माइनस प्लस, तो 8 + 2 10 -11 और -3 -14। ये किसका काम करेगा A2 B2 C2 का। अब आप ये बताइए कि जो ये AB जो है रेखाखंड AB और रेखाखंड BC में क्या संबंध है। तो AB और BC जो है वो समांतर है। अगर ABC एक ही रेखा पर होगा तो ये तभी संभव है जब AB और BC क्या हो समांतर हो। अब उल्टा चलिए, अगर AB और BC समांतर हो तो ABC एक ही रेखा पर होगा। तो अगर हम लोग ये साबित कर दें कि AB और BC समांतर हैं तो ABC जो है वो एक ही रेखा पर आ जाएगा। तो अब दो रेखाओं के समांतर होने की क्या शर्त है, क्या हम लोग प्रूव कर देते हैं तो दोनों रेखा जो है वो समांतर हो जाता है। तो A1/A2 = B1/B2। तो अब आप ये बताइए कि A1/A2 का वैल्यू कितना निकला। A1 यहाँ कितना है, देखिए A1 है यहाँ -1, ये -1 -5 7 है, तो ये A1 B1 C1 का काम करेगा। तो A1 बराबर है -1 और बाई A1/A2, देखिए यहाँ से A2 B2 C2, तो A2 का काम कौन करेगा 2, तो A1/A2 बराबर आ गया -1/2। अब आइए B1/B2, तो यहाँ से B1 का काम कौन कर रहा है -5 और B2 का काम कौन कर रहा है 10, तो -5/10। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये -1/2 ही आ जाएगा। और C1/C2, तो C1/C2, C1 कितना है 7, देखिए यहाँ C1 है 7 और बाई C2 कितना है, C2 है -14। इसको सॉल्व करेगा तो ये -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, ये भी -1/2 है, ये भी -1/2 और ये भी -1/2 है। मतलब यहाँ हमारा क्या शर्त आया, यहाँ आ गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ गया, मतलब AB और BC जो है वो क्या हो गया समांतर हो गया। तो यहाँ AB समांतर BC, और अगर AB समांतर BC हो गया तो क्या प्रूव हो गया, ABC संरेखा, ABC संरेखा। और यही हम लोग को प्रूव करना था कि ABC जो है वो संरेख है। इसको नोट करिए। चलिए, तो अभी तक आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जो भी थ्योरी पढ़ा और उस थ्योरी से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एग्जांपल भी डिस्कस कर लिया। तो आज जो भी आप लोग
जो थ्योरी और जो एग्जांपल आप लोग पढ़े उसके आधार पर आपका एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का 11.1 वो आपको पूरा बन जाएगा। तो आप पहले क्या करिएगा कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 और ज़्यादा सवाल नहीं है इसमें, 5 या 6 सवाल है, तो वो सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब अगर इसमें कुछ डाउट रहा तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, और डाउट नहीं रहा तो हम लोग फिर अगले एक्सरसाइज का थ्योरी डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।